हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बॉटनी की जो ये क्लासेस चल रही है यूनिट फर्स्ट के लिए, इसमें ये जितने लेक्चर्स जा रहे हैं, इसमें आज लेक्चर 3 है जो आप सभी के सामने जा रहा है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है इमोबिलाइजेशन मेथड्स। इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर वीडियोस जा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर जाके चेक करिए। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ये जानते रहिए कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सारे बच्चों के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के वीडियोस हमारे चैनल पर जाते रहेंगे। हालांकि डिटेल में अगर आप टॉपिक्स को हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे चल के वीडियो में दे दूंगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इमोबिलाइजेशन मेथड्स। क्या होता है ये, इसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, ये सब के सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर 3 है जो सभी के सामने जा रहा है। इसके अलावा सिलेबस वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे जा चुका है, उसको भी जरूर देख लीजिए बच्चों। उसमें आपको पता चलेगा कि यूपी के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं इनसे, उनके लिए कॉमन सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में क्या क्या रहने वाला है, ये सिलेबस वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आपने जाके उसे देख लेना है फटाफट से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन सिलेबस को लेकर ना रहे और उसको एक बार जरूर अपने से मैच कर लेंगे। हालांकि हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, हमने पाया है कि मेजॉरिटी ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में वही सिलेबस फॉलो हो रहा है जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है वीडियो में, तो उसे जरूर देख लेंगे। तो बच्चों, इमोबिलाइजेशन होता क्या है सबसे पहले ये जानेंगे, फिर इसके मेथड्स भी जानेंगे। तो इमोबिलाइजेशन एक ऐसा मेथड है, देखो पहले तो इस वर्ड को हम जानेंगे कि ये होता क्या है। मोबाइल या मोबिलाइज करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप ये जो भी फोन्स होते हैं इनको आप मोबाइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले के टेलीफोन जैसे नहीं होते कि आपको एक जगह खड़े होना है, एक नंबर मिलाना है, वहां पे खड़े होकर बात करनी है। इसको आप जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, जहां चाहे वहां बात कर सकते हैं, जहां चाहे वो इसमें काम कर सकते हैं। तो मोबाइल का मतलब सेलफोन नहीं होता है। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने के लिए जो चीज होती है, जो एक जगह ना रह के, एक जगह स्थायी न रह के इधर उधर मूव करती है। और मोबाइल का उल्टा होता है इमोबाइल, और वही यहाँ पे लिखा है इमोबिलाइजेशन। इमोबाइल उसी वर्ड से ये बना है। इमोबाइल मतलब जो चीज स्थायी है, जो चीज एक जगह कह सकते हैं स्टैग्नेंट है, एक जगह रुकी हुई है, वो इमोबिलाइजेशन होता है। तो इमोबिलाइजेशन का जो मीनिंग है वही यहाँ के भी डेफिनेशन में निकल कर आ रहा है। इमोबिलाइजेशन हम किसका यहाँ पे करा रहे हैं? एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन से बने स्ट्रक्चर होते हैं जो कई बार हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। केमिस्ट्री में यही जब आर्टिफिशियली कह सकते हैं इंडस्ट्रीज में बनते हैं तो आप इन्हीं को कैटलिस्ट क्या नाम देते हैं, और बॉडी में नेचुरली जब पाए जाते हैं तो इनको बायो कैटलिस्ट या एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब एंजाइम को इमोबिलाइज यानी एक जगह स्थायी रखना क्यों जरूरी है वो जानेंगे। तो इमोबिलाइजेशन हम यहाँ फिलहाल एंजाइम्स का करा रहे हैं, उनको एक जगह रोक रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम एंजाइम्स को कन्फाइन यानी एक जगह स्थायी करते हैं, एक जगह रोकते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जहां हम कन्फाइन करते हैं एंजाइम्स को, और यहाँ पर इसको एक इनर्ट सपोर्ट देते हैं ताकि ये स्टेबल रहे, ताकि ये स्थायी रहे, एक जगह रह पाए और इसके फंक्शन पे कोई असर ना पड़े। इसको बार बार यूज किया जा सके एंजाइम्स को, और ये बार बार काम में आए। काम में बार बार एक ही एंजाइम तभी आएगा जब उसका नेचर सही है, जब उसमें प्रेजेंट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदला नहीं है, जब वो बाकी इन्वायरमेंट या पीएच से खराब नहीं हुआ है, तभी वो आप उस एंजाइम का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। और एंजाइम का इस्तेमाल बार बार करने के लिए हम उसको एक जगह रोकेंगे, हम उसको इमोबिलाइज करेंगे। यही है इमोबिलाइजेशन, कन्फाइनिंग और एंकरिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स को एक जगह रखना, एक जगह रोकना, और या तो उन्हें एक सपोर्ट देना ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल पाए और उसका फंक्शन हम बार बार यूज उसको कर पाए। तो फंक्शनल रीयूज के लिए, बार बार इस्तेमाल के लिए हम एंजाइम्स को इमोबिलाइज कर रहे हैं। ये है इमोबिलाइजेशन मेथड बाय एम्प्लॉय। अब इस टेक्निक को जब हम करते हैं या इस टेक्निक को जब हम अप्लाई करते हैं तो होता ये है कि जो एंजाइम्स है ये ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाते हैं, इफिशिएंट हो पाते हैं, काम करने के लायक हो पाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों लिखा है? यानी कि जो भी आप एंजाइम्स का काम कर पा रहे हैं, वो जो भी उसमें पैसा लग रहा है वो उसी काम को कम पैसे में किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जा रहा है। खासकर किस जगह के लिए? इंडस्ट्रियल यूज के लिए। क्यों ऐसा लिखा है? अब मान लो कोई एक एंजाइम है जिसको हमने कुछ पैसे लगा के बनाया और उसको एक पर्टिकुलर वेसल में या किसी जगह पे इसको यूज किया और इससे एक प्रोडक्ट बनाया, जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना
था, अब पता चल रहा है उसको पैसे लगा के आपने बनाया, मान लो इसी प्रोडक्ट को आपको वापस कुछ टाइम बाद बनाना है, तो क्या आप बार बार इस एंजाइम को बनाएंगे? नहीं, आप चाहेंगे कि आप इस एंजाइम को एक जगह रोक ले, एक जगह इसको ट्रैप कर ले या एक जगह इसको इमोबिलाइज कर ले, ताकि ये अपने नेचर में रहे, इसका नेचर ना बदले, इसका स्टेबिलिटी रहे, इसका फंक्शन बार बार हो पाए, इसका यूज बार बार हो पाए, और इससे बार बार पैसा भी नहीं लगेगा, जिससे हमें एंजाइम को बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए काफी बेटर और बेस्ट मेथड है इमोबिलाइज करना, एंजाइम्स को एक जगह रोक लेना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सम वर्कर्स ये बोलते हैं रिगार्ड इमोबिलाइजेशन एक यूज है, कुछ लोग बोलते हैं गोल्डन एग है एंजाइम टेक्नोलॉजी में, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ये एंजाइम्स की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, जहां हम एंजाइम्स के इस्तेमाल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार पाते हैं, उन मार्केट्स में ये जो टेक्निक आई एंजाइम्स को इमोबिलाइज करने की, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर जिसे आप कह सकते हैं वो था। तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स जो है वो अपने स्ट्रक्चर में सही रहते हैं, स्ट्रक्चर उनका नहीं खराब होता है जब इमोबिलाइजेशन होता है उनका, और ना ही उनका फंक्शन अफेक्ट होता है, मतलब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो भी उस तरह से कर पाते हैं, उस पर भी असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे एडवांटेज है एंजाइम्स को इमोबिलाइज करने के। क्या क्या ये एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है कि ये स्टेबल होता है, यानी इसका नेचर नहीं बदलेगा, इसका काम करने का तरीका वही रहेगा और बेटर तरीके से काम कर पाएगा। दूसरा है इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, एक ही एंजाइम एक बार बना दिया, इसको इमोबिलाइज कर दिया, अब इसका जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, तो रीयूज किया जा सकता है। और प्रोडक्ट्स जो है ये जो भी बनेंगे वो एंजाइम फ्री होंगे, उनमें एंजाइम्स नहीं रहेगा, क्योंकि एंजाइम्स को हमने एक जगह रोक दिया है। तो जो भी इससे प्रोडक्ट बनेगा, भाई अगर हम इस एंजाइम से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट में से हमने एंजाइम को नहीं निकालना, तो उस प्रोडक्ट में एंजाइम रह जाएगा ना। तो ये कह रहा है जब हम इमोबिलाइज करते हैं एंजाइम्स को, एंजाइम को एक जगह रोक देते हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है उसमें वो एंजाइम नहीं जाता है। तो यही कह रहा है कि प्रोडक्ट्स जो है वो एंजाइम फ्री हो पाते हैं, उनमें एंजाइम्स नहीं रहते हैं। तो ये तीन एडवांटेज आपको दिख रहे हैं जब हम इमोबिलाइजेशन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इमोबिलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट मेथड्स। लॉन्ग आंसर का ये क्वेश्चन बनता है, सारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को बता दूं। अब क्या क्या मेथड्स हैं? तो पहले तो हमने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया है मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन को। पहला मेथड है फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में 3 मेथड है और केमिकल मेथड में भी 2 मेथड है, मतलब टोटल इमोबिलाइजेशन करने के, एंजाइम्स को एक जगह रोकने के 5 मेथड्स डिस्कस किए हैं। 3 फिजिकल है, 2 केमिकल मेथड है। पहला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फिजिकल मेथड, जिसके अंदर 3 टेक्निक है। पहला है एडसॉर्प्शन, दूसरा है एन्ट्रैपमेंट और तीसरा है इनकैप्सुलेशन। जबकि केमिकल मेथड में 2 है, कोवैलेंट बाइंडिंग है और दूसरा है क्रॉस लिंकिंग। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉमनली एम्प्लॉयड जो टेक्निक है इमोबिलाइजेशन के लिए एंजाइम्स का, वो है एडसॉर्प्शन, एन्ट्रैपमेंट, कोवैलेंट बॉन्डिंग और क्रॉस लिंकिंग। इसमें कुछ फिजिकल मेथड भी दिए, कुछ केमिकल भी, तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। पहले फिजिकल मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पॉपुलर एडसॉर्प्शन वाला है। ठीक है, देखो तो फिजिकल मेथड में एडसॉर्प्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एडसॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, फिजिकल बाइंडिंग होती है। फिजिकल मेथड में आ रहा है यहाँ पे फिजिकल तरीके से एंजाइम जो है वो किसी और मटेरियल से आके जुड़ते हैं, जिससे वो एक जगह रुक पाते हैं, इमोबिलाइज हो पाते हैं। तो एडसॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एंजाइम जो है वो जुड़ते हैं किसके सरफेस पे, इनर्ट सपोर्ट के। कोई भी एक सपोर्ट सिस्टम की मदद से एंजाइम उनके सरफेस पे आकर जुड़ जाते हैं, जिससे उनको एक जगह रोका जा सकता है। ये जो सपोर्ट मटेरियल है ये इनऑर्गेनिक हो सकता है, यानी जिस सपोर्ट पर आके एंजाइम आके जुड़ेंगे सरफेस पे, वो मटेरियल क्या क्या हो सकता है। वो मटेरियल एल्यूमिना, यहाँ पे एल्यूमिना हो सकता है, सिलिका की जेल हो सकती है, कैल्शियम फॉस्फेट की जेल हो सकती है, या ग्लास हो सकता है। या तो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, डीईए सेल्यूलोज हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके इसी पे एंजाइम को जोड़ा जाता है। तो ये मेथड कहलाता है एडसॉर्प्शन। देखो बच्चों, 2 चीजें होती है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो भी चीजें सोखती है, एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है सोख लेना, ठीक है। जैसे कि कोई कपड़ा है, अगर उसको आप पानी में डुबोते तो कपड़ा क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पूरा सोख लेता है, वो सरफेस पे नहीं रुकता है, पानी पूरी तरह से कपड़े में चला जाता है, गीला हो जाता है पूरा कपड़ा, सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ एक स्पॉन्ज ले लूं मैं, जो बर्तन धुलने के लिए किचन में यूज होता है, वो स्पॉन्ज ले लूं और मैं बोलूं कि उसको एक जगह पे मैं उसको वहां पर
थोड़ा सा पानी वहां पर लगाओ, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, वो जो पानी है वो उस स्पॉन्ज पे सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो धीरे धीरे वो अंदर सोखेगा। मान लो उतना पानी नहीं दिया तो वो पूरे स्पॉन्ज को भिगा भी नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज सबसे पहले सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है तो उसको एडसॉर्प्शन कहते हैं, और जब कोई चीज कंप्लीटली उस अंदर पूरी तरह से सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको एबजॉर्प्शन कहते हैं। और आप देख सकते हैं इस फिजिकल मेथड में लिखा है एडसॉर्प्शन, मतलब यहाँ पर सरफेस पे कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है, और किसके सरफेस पे हो रही है बता दिया, चाहे वो जेल हो सकता है, चाहे वो सेल्यूलोज हो सकता है। अब यहाँ पर जो एड्सॉर्प्शन होता है एंजाइम मॉलिक्यूल्स का, उसमें वीक फोर्स होता है। अब जैसे एग्जाम में कभी आता है कि कौन सा ऐसा इमोबिलाइजेशन टेक्निक है जिसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी वहां पर मटेरियल और एंजाइम के बीच में फोर्स जो है वो बहुत तगड़ा नहीं है, वीक फोर्स है, तो वो आपका होगा एडसॉर्प्शन। जैसे वैंडर वॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये एंजाइम्स इन सब्सटेंस के साथ में जुड़ते हैं, चाहे वो एल्यूमिना जेल हो, चाहे वो स्टार्च या सेल्यूलोज हो। तो एडसॉर्ब्ड एंजाइम जो है आसानी से कोई भी चेंजेस के वजह से उससे हट भी सकता है, मतलब जो भी एंजाइम है, ये जैसे ये चार को एंजाइम दिखाया है, और ये जो सॉलिड दिख रहा है आपको नीचे, ये मान लो ये वही एल्यूमिना जेल या तो सेल्यूलोज का सरफेस हो सकता है। अब इसके सरफेस पे आकर जब ये एंजाइम्स देखो जुड़ रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड है, जो लाइन है, ये बॉन्ड को दर्शा रही है, और ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। ये वीक बॉन्ड वैंडर वॉल फोर्सेस हो सकता है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। अब जब जो बॉन्ड है जब वो कमजोर होता है ना, तो उसको तोड़ना भी आसान होता है। तो इसका मतलब है कि अगर थोड़े बहुत बदलाव आएंगे तो आसानी से ये एंजाइम इस सॉलिड सपोर्ट से टूट भी सकता है, अलग भी हो सकता है। अब ये चीजें क्या हो सकती है, ये हो सकता है पीएच, यानी कि एसिडिक या बेसिक मीडियम जो मिल रहा है उससे एंजाइम इस सरफेस से हट सकते हैं। स्ट्रेंथ या टेम्परेचर कैसा है उस रूम का, उस जगह का, उससे भी एंजाइम उस सरफेस से टूटकर अलग हो सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, अगर हम इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं तो ये है पहली टेक्निक एडसॉर्प्शन, जहां पर एंजाइम किसी भी सॉलिड के सरफेस पे आकर जुड़ते हैं वीक फोर्सेस के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रैपमेंट। इंट्रैप करने का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ लेना, रोक लेना। इंट्रैपमेंट का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह, जैसे कह सकते हैं कि शिकार जब करते हैं शिकारी लोग, तो वो लोग क्या करते थे कि पहले एनिमल को, अगर बड़ा एनिमल है, बड़ा जानवर है, तो उसको मारने से पहले उसके ऊपर जाल डाल देते थे। तो एक तरह से यही होगा कि यहाँ पर एक जाल बिछेगी, इंट्रैपमेंट होगा, पकड़ लिया जाएगा, जकड़ लिया जाएगा। अब यहाँ पर एंजाइम्स को, ये दूसरे तरह का फिजिकल मेथड है जहां पे हम एंजाइम्स को इमोबिलाइज करते हैं। ये फिजिकल इंट्रैपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे पॉलीमर या तो एक जेल की मैट्रिक्स यूज होती है। यहाँ पे जो साइज है मैट्रिक्स का, पोर्स का, ऐसा होता है कि एंजाइम उसके अंदर रह जाते हैं, अटक जाते हैं, एब्जॉर्ब हो पाते हैं, ठीक है। जबकि और व्हाइल द सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट पासेस थ्रू, अभी बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। और इस टेक्निक के जरिए इसको हम लोग कॉमनली इस इंट्रैपमेंट मेथड को लैटिस इंट्रैपमेंट मेथड भी बोलते हैं, जहां पे एंजाइम जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस के साथ में नहीं जुड़ता है। अब होता क्या है इसमें, देखो ये देखो, अब यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं बच्चों, ये सर्कल्स किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, एंजाइम्स को। ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। और ये जो साइड में आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये इंट्रैपमेंट के लिए यूज होने वाला जेल है, ठीक है। तो ये जेल जो होता है ना, ये सॉलिड जेल नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे होल या पोर्स होते हैं, और पोर की साइज ऐसी होती है कि इसमें एंजाइम आसानी से फिट हो पाए। हालांकि फिटिंग इस तरह से हो कि आसानी से जो एंजाइम है वो इसमें फिट हो जाए, और फिट होने के बाद में जो भी इस एंजाइम को प्रोडक्ट बनाना है वो बना पाए। मान लो वो प्रोडक्ट बन गए, ये दो डॉट्स इसके प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की साइज ऐसी होगी कि वो इस जेल के पोर में से आसानी से निकल पाएगा, इसमें रुका नहीं रहेगा। इसमें रुका कौन रहेगा इस जेल में, सिर्फ वो पर्टिकुलर एंजाइम जिसको हमने रोका है, जिसको इमोबिलाइज किया है। तो इस तरह से इस जेल की पोर्स बनाए जाते हैं जिसमें एंजाइम तो फिट हो जाए, लेकिन एंजाइम फिट होने के बाद में जो इससे प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट इसमें ना रह जाए, वो इसमें से आसानी से निकल पाए। इस तरह से पोर की इसकी साइज रखी जाती है, इसी को बोलते हैं इंट्रैपमेंट। अब इंट्रैपमेंट नाम क्यों मिला पता चला, क्योंकि यहाँ एंजाइम्स को इस होल में ट्रैप किया जा रहा है, रोका जा रहा है।
समझ आया बच्चों? तो ये सेकेंड टेक्निक को इंट्रैपमेंट कहते हैं। तो कुछ डीएक्टिवेशन कई बार हो सकता है इमोबिलाइजेशन प्रोसेस में, अगर पीएच बदल जाए या टेम्परेचर बदल जाए। देखो ये दोबारा सुनने को मिल रहा होगा आपको, अभी मैंने एडसॉर्प्शन में भी इसको डिस्कस किया, इधर भी। तो इतना जानते रहो बच्चों कि एंजाइम्स जो होते हैं बड़े सेंसिटिव से होते हैं, है ना। उनको अगर एसिडिक या बेसिक मीडियम इधर उधर हो जाए, यानी कोई मीडियम था जो एंजाइम के लिए एसिडिक होना चाहिए था लेकिन हो गया बेसिक, या बेसिक होना चाहिए था हो गया एसिडिक, या टेम्परेचर एक 25 डिग्री का सेट था हो गया 45 या 30, तो ऐसे में जो हमारा एंजाइम है ना वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो एंजाइम्स को प्रॉपर काम करने के लिए पीएच कंट्रोल जरूर होना चाहिए और टेम्परेचर जरूर कंट्रोल होना चाहिए, ये दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो और या तो हमने जो सॉल्वेंट जो प्रोडक्ट मटेरियल डाला है प्रोडक्ट बनाने के लिए वो अगर चेंज होता है तो उससे भी हमारे एंजाइम पर असर पड़ता है। मैट्रिसेस जो हम एंट्रैपमेंट के लिए इंक्लूड करते हैं वो पहली यहाँ पे पॉली एक्रिलामाइड जेल होता है, कोलेजन हो सकता है, जेलेटिन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, सिलिकॉन या रबड़ हो सकता है। एंजाइम जो है बहुत सारे मेथड से यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। पहला है एंजाइम इंक्लूजन इन द जेल, यहाँ पे जेल के अंदर देखो एंजाइम है, ये जो है ना अंदर वाला डॉट ये एंजाइम है, बाहर वाला जो सर्कल है ये हमारा जेल है, यहाँ पे जेल के अंदर हुआ है। और यहाँ पे एंजाइम इंक्लूजन कहाँ हुआ है, फाइबर के अंदर, ये जालीनुमा स्ट्रक्चर जहाँ पे पोर्स बने और इस पोर्स के अंदर एंजाइम जो है वो फिट हुआ है। तो ये दो तरीके से इंट्रैपमेंट होता है, समझ आया बच्चों? ये दूसरा फिजिकल मेथड। चलो आगे बढ़े। जहां पे भी डाउट होता है, जहां पे भी ऐसा लगता है कि मैम नहीं समझ आ रहा है या कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके उसको जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगी मैं उसके नेक्स्ट क्लास में उसको बताने की। बच्चों आपको ये बता दूं कि डीएनएस एजुकेयर यहाँ पर जो है ऐप हमारा यहाँ पर है, और इस ऐप के अंदर हम लोग फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से करा रहे हैं, जहां पे हम आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं डिस्कस करेंगे हर यूनिट से, यहाँ पे हम पूरे हर यूनिट के, अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट है तो हर 8 यूनिट के जो जो टॉपिक्स है, माइनर मेजर जो भी सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग हमारे इस नवोद्भव बैच कोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और वहां पे हमने एकदम बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे इस बैच के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको सारी क्लासेस मिलेगी, हर एक यूनिट की सारी क्लासेस मिलेगी, डाउट क्लासेस आपको लाइव डाउट क्लासेस आपके सॉल्व कराए जाएंगे जो भी डाउट आता है, और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे पिछले वीडियो से पूछे मैम नोट्स मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, आपको इन क्लासेस के जो नोट्स है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिल सकते हैं। तो आज ही इसे प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों के एग्जाम नवंबर से शुरू होने हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में सारे बच्चों के अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट में वन शॉट रिवीजन भी कराएंगे, जहां हम हर यूनिट का ए वन शॉट वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे। तो बच्चों डिटेल में अगर ढंग से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि नवोद्भव बैच आ चुका है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, आप हमारे इस ऑफर प्राइस के साथ में इस कोर्स के साथ एनरोल कर सकते हैं। 1250 इसका ऑफर प्राइस है। अगर इस समय फिलहाल के लिए रिसेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो DNS20 अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस ऑफर प्राइस में 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही डीएनएस एजुकेयर आप जरूर डाउनलोड करो। अगर कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों, पहला हो गया एडसॉर्प्शन, दूसरा हो गया इंट्रैपमेंट, तीसरा मेथड जो है इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, या तो माइक्रो इंकैप्सुलेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये कैसा टाइप का है, ये भी एक टाइप का इंट्रैपमेंट जैसा ही है, यानी यहाँ पर भी एंजाइम्स एक पोर के अंदर फिट जैसे होते हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस है जहाँ पे स्फेरिकल पार्टिकल, एक गोल सा पार्टिकल फॉर्मेशन होता है, जहां पर एक लिक्विड या सस्पेंशन जो है, यानी एक लिक्विड सर्कल के अंदर जो है, इस पर्टिकुलर स्फेरिकल पार्टिकल के अंदर लिक्विड भरा रहता है, और यहाँ पर ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। सेमी परमिएबल मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जहां से मटेरियल अंदर बाहर आ जा सकते हैं। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये पॉलीमरिक हो सकती है, लिपोइडल हो सकती है, लिपोप्रोटीन की बनी हो सकती है, या नॉन आयनिक हो सकती है। ये तीन डिस्टिंक्ट वेज है, तीन यहाँ पे वेज है माइक्रो इनकैप्सुलेशन के, जहां पर हम स्फेरिकल मेम्ब्रेन बिल्डिंग करें, यहाँ पर स्फेरिकल एक मेम्ब्रेन तैयार करें और यहाँ पे इमल्शन फॉर्मेशन करें, या इमल्शन के साथ में स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन करें टू फॉर्म माइक्रो कैप्सूल्स। अब यहाँ पर जरा इस इमेज को देखोगे तो इसे समझ में आ जाएगा, ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन है। ये जो छोटे सर्कल्स हैं ऑब्वियस सी बात है ये एंजाइम्स को दर्शा रहे हैं, और ये जो बड़ा सर्कल है इसकी ये मेम्ब्रेन है,
और इसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। अगेन इंट्रैपमेंट का ही टाइप दिख रहा है, इनकैप्सुलेशन, जहां पर एंजाइम्स जो है वो एक फ्लूइड मटेरियल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, रुक जाते हैं और एक मेम्ब्रेन के वजह, एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन के जरिए ये कवर्ड रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों माइक्रो इनकैप्सुलेशन। समझ आया? तो वही कह रहा है कि ये एक ऐसा टाइप का मेथड है जहां पे एक स्फेरिकल पार्टिकल फॉर्मेशन होता है, जहां पर अंदर एक लिक्विड होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन के अंदर जो कि सेमी परमिएबल है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये इन पर्टिकुलर मटेरियल से मिलकर बनती है, इसी के अंदर एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल मेथड की बात कर लेते हैं। तो तीनों फिजिकल मेथड समझ में आ गया बच्चों। एड्सॉर्प्शन डिस्कस कर लिया, इंट्रैपमेंट हो गया और इनकैप्सुलेशन हो गया। इंट्रैपमेंट और इनकैप्सुलेशन ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है। अब आते हैं केमिकल मेथड में कि केमिकल तरीका क्या है एंजाइम्स को इमोबिलाइज करने का। पहला है कोवैलेंट बाइंडिंग। कोवैलेंट बाइंडिंग क्या होती है? ये ऑब्वियस सी बात लग रही है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रोसेस में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं? तो जो कि एक कह सकते हैं एक मजबूत और एक तगड़ा बॉन्ड है। ये एड्सॉर्प्शन की तरह नहीं है जहां पर वो जो बॉन्ड है वो बहुत कमजोर होगा, वैंडर वॉल फोर्सेस लगेंगे या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। वीक फोर्सेस नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, मजबूत फोर्सेस होंगे जिसके वजह से जो एंजाइम है वो अच्छी तरीके से इमोबिलाइज होगा और पीएच टेम्परेचर से जल्दी अफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे? तो यहाँ पर इसमें यहाँ क्या किया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, देखो बोला ना कोवैलेंट बाइंडिंग के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द केमिकल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स के बीच में और जो सपोर्ट सिस्टम है उसके बीच में। मतलब एंजाइम और जिसके अंदर उसको ट्रैप करना है उस सपोर्ट या उस मटीरियल के बीच में एक बॉन्ड बनाया जाएगा और वो जो बॉन्ड होगा वो किसका बॉन्ड होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड की खासियत क्या होती है बेटा? को का मतलब दो और वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री हैं, है ना, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में लूज या गेन करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो कोवैलेंट उनको वैलेंसी कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या देखने को मिलता है, इस बॉन्ड में अगर दो मटेरियल है, अगर दो केमिकल सब्सटेंस है ए और बी, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक होता है लेन देन का काम, इलेक्ट्रॉन दे दिया इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है कि भाई तुम दो इलेक्ट्रॉन दो, शेयर कर लो, हम दो इधर से दे रहे हैं, तो शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उसी तरह का बॉन्ड यहाँ एंजाइम और सॉलिड सपोर्ट के बीच में बनेगा ताकि एंजाइम बेहतर तरीके से यहाँ पर इमोबिलाइज हो पाए। ये टेक्निक ज्यादातर यूज होती है। हाउएवर कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है यहाँ पर कुछ देखा जाता है कि एंजाइम की एक्टिविटी में कुछ लॉस देखने को मिलता है, तो इनर्ट सपोर्ट यूजुअली यहाँ पर जरूरी है ताकि यहाँ पर एंजाइम्स अपने एक्टिव फॉर्म में रहे और जल्दी उनका नेचर खराब ना हो। तो कॉमन मेथड कोवैलेंट बाइंडिंग के है साइनोजेन ब्रोमाइड एक्टिवेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो इनर्ट सपोर्ट मटेरियल है, ये जो सपोर्ट है, एक एंजाइम है दूसरा सपोर्ट है, इन्हीं के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनना है। तो यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है वो सेल्यूलोज का बना हो सकता है। मेजॉरिटी केसेस में आप देख रहे होंगे जेल है या सेल्यूलोज है, तो इसी का सॉलिड सपोर्ट या अदर मटेरियल बना होता है जिसमें एंजाइम्स को इमोबिलाइज करना है। और इसमें ग्लाइकोल ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर CNBR से, ठीक है ना, साइनोजेन ब्रोमाइड से, जो कि यहाँ पर आसानी से क्या होता है, बाइंड करता है एंजाइम से और उसको वहीं पर रोक देता है, इमोबिलाइज कर देता है। तो ये साइनोजेन ब्रोमाइड एक्टिवेशन एक टाइप का कोवैलेंट बाइंडिंग है। फिर डाईएजोटेशन है, डाईएजोटेशन आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है डाईएजोटेशन क्या होता है, या जितने अभी मैंने आप लोग को इमोबिलाइजेशन मेथड बताया उसमें से एक आध दो शॉर्ट्स में भी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो अभी टॉपिक के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डाईएजोटेशन में क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल यहाँ पे एमिनो बेंजाइल सेल्यूलोज के बने हुए, अगेन सेल्यूलोज का ही सॉलिड सपोर्ट दिख रहा है और इसको डाईएजोटेशन की प्रोसेस से गुजरना होता है जहां पे इसको ट्रीटमेंट मिलता है NaNO और HCl से, और यहाँ पर आगे चल के कोवैलेंटली ये बाइंड करता है एंजाइम्स की मदद से। तीसरा है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है बेटा, एमाइनो एसिड्स के बीच में, है ना।
और इस बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CONH बॉन्ड। तो यहाँ पे एंजाइम इमोबिलाइजेशन कैसे होता है, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एमाइनो एसिड्स के बीच में। मैंने बताया ना, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एमाइनो ग्रुप्स के बीच में ऑफ सपोर्ट। अब जो भी यहाँ पे सपोर्ट होगा उसमें एमिनो ग्रुप जरूर होना चाहिए, यानी कि NH2 ग्रुप जरूर होना चाहिए और उस कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए एंजाइम्स के पास में। अब देखो मैंने बताया ना कि एमिनो, यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बॉन्ड CONH का फॉर्मूला कहता है। तो इसका साफ मतलब है कि किसी एक ग्रुप के पास, हमारे पास दो चीज है, एक तो एंजाइम है और एक सपोर्ट है जिसमें उस एंजाइम को इमोबिलाइज करना है। मैं कह रही हूं भाई कि यहाँ पर सपोर्ट के पास क्या होना चाहिए, एमिनो ग्रुप होना चाहिए, यानी जो सॉलिड सपोर्ट जिसमें एंजाइम को रखना है, इमोबिलाइज करना है, उसके पास NH2 ग्रुप होना चाहिए, और जबकि खुद उस एंजाइम के पास में CO ग्रुप होना चाहिए। तो जब एक CO ग्रुप एक के पास है, एक के पास NH2 ग्रुप है, तो दोनों आसानी से जुड़ पाएंगे और उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो इस बॉन्ड के जरिए ये जुड़ते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट मटेरियल है, यहाँ पर ये क्या किया जाता है, केमिकली ट्रीटेड होता है ताकि ये एक्टिव फंक्शनल ग्रुप बन पाए, उसको केमिकल से ट्रीट किया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स को इमोबिलाइज कर सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। अब इसमें केमिकल जो यूज हो रहा है उस हिसाब से इसके टाइप्स डिसाइड हुए। कोई साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन है जहां पे CNBR यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, डाई एजुटेशन है जहां पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं NaNO और HCl से, और पेप्टाइड बॉन्ड जहां बन रहा है वहां हम ढूंढ रहे हैं कि भाई एक ग्रुप के पास CO हो और एक ग्रुप जो एंजाइम है उसके पास यहाँ पर जो सपोर्ट है उसके पास में यहाँ पर एंजाइम्स जो है उनके पास CO ग्रुप हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, और जो सपोर्ट है उसके पास अमीनो ग्रुप हो। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। अब आखिरी टाइप का हमारा मेथड है जो कि केमिकल मेथड में आ रहा है इमोबिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। आइए देखते हैं क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड सपोर्ट मान लो नहीं है, ठीक है, इमोबिलाइजेशन में। तो एब्सेंस में इमोबिलाइजेशन मेथड के क्या होता है कि सॉलिड सपोर्ट जब नहीं मिल रहा है इमोबिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स की क्रॉस लिंकिंग करा दी जाती है, आपस में उसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम है इनको इमोबिलाइज किया जाता है क्रॉस लिंक बना के, आपस में ही जो एंजाइम्स है उनके बीच में लिंकिंग की जाती है और पॉलीफंक्शनल रिएजेंट डाल के ये मल्टीपल बॉन्ड बनाए जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग कराई जाती है आपस के ही एंजाइम्स में। और ये जो रिएजेंट है ये रिएक्ट करते हैं एंजाइम के मॉलिक्यूल से और एक कनेक्ट बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं जिससे एंजाइम्स को पीछे से होल्ड किया जा सकता है। बहुत सारी रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल करके एंजाइम को आपस में ही जोड़ा जाता है, क्रॉस लिंक किया जाता है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो है वो आते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो यहाँ पर कह सकते हैं कि केमिकल यूज हो रहा है क्रॉस लिंकिंग के लिए, वो यहाँ पर ग्लूटाराल्डिहाइड है जो कि ज्यादातर क्रॉस लिंकिंग में यूज होता है। ये यहाँ पे आइसिल रेसिड्यू से एंजाइम से जुड़ता है और शिफ्ट बेस बनाता है जिससे क्रॉस लिंकिंग आसानी से एंजाइम्स के बीच में हो पाती है। तो बेसिकली क्रॉस लिंकिंग की जो प्रोसेस है वो हम ज्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक सॉलिड सपोर्ट नहीं होता है, तब हम चाहेंगे कि एंजाइम आपस में जुड़ जाए ताकि वो एक जगह रुक तो पाए, इमोबिलाइज तो हम उसको कर पाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इमोबिलाइजेशन इनमें होता है। इसमें इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि मैं बोलूं ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और ये एक एंजाइम है। तो मैं चाहती हूँ भाई कि ये इसी जगह रह जाए, ये रुक जाए, लेकिन मेरे पास कोई और सॉलिड सपोर्ट नहीं है जिसकी मदद से मैं इसको इससे जोड़ पाऊं। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, मैं एंजाइम्स को ही आपस में जुड़ने को कहूंगी जिससे वो एक जगह रुक पाएंगे। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। अब देखो इससे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, और ये जो नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो नेटवर्क बन रहा है इसकी वजह से ये एंजाइम यही रुक गए। तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग होना, जो अलग अलग केमिकल डाल के हम इस क्रॉस लिंकिंग को फेवर करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी जो प्रोसेस है वो चलती है। बच्चों फिर से आपको कहूंगी हमारा नवोदय बैच स्टार्ट हो गया है। इस बैच के अंदर, इस पूरी क्लासेस के अंदर आपको सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी, जहां पर हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासेस डिटेल में हर यूनिट के हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए कर रहे हैं। अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नवोदय बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ऑफर प्राइस 1250 है और इस पे DNS 20 कूपन कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट
डिस्काउंट आपको मिलेगा। सारी क्लासेस इसमें चलाई जाएगी, लाइव डाउट क्लासेस भी वीक में एक दिन रहेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और वन शॉट रिविजन कराया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। और इसके साथ बच्चों सारी जो ये क्लासेस आपको हमारे चैनल पर दिख रही है फिलहाल के लिए, इन क्लासेस के पीडीएफ जो आपको दिख रहे हैं वो पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिल जाएंगे। तो इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें। कोई और डाउट ज्वाइनिंग से लेकर यहाँ पर हमारे इस कोर्स के जुड़ने से लेकर अगर कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों आइए फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, सबसे मेन पर्पस इमोबिलाइजेशन का क्या होता है? इमोबिलाइज अगर हम करते हैं सब्सटेंस को तो वो क्यों करते हैं? पहला है एंजाइम इनहांस करने के लिए, किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं कि एंजाइम को बार बार यूज करने के लिए करते हैं? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम्स को बार बार हम यूज करना चाहते हैं, हम प्रोसेस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, कम पैसे में काम करना चाहते हैं, हम बार बार एंजाइम्स को यूज करना चाहते हैं, इस वजह से हम इमोबिलाइजेशन की टेक्निक अपनाते हैं, है ना। एंजाइम की एक्टिविटी तो क्या है, वो तो बढ़ती या घटती नहीं है इमोबिलाइजेशन से, है ना, इनफैक्ट घट सकती है एक बार, लेकिन वो प्राइमरी चीज नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है इमोबिलाइजेशन का, ताकि हम एंजाइम्स को बार बार यूज कर सके और ये कॉस्ट इफेक्टिव हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टेक्निक है, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स अटैचिंग एंजाइम्स टू द सरफेस? देखो सरफेस आ गया कि कौन सा ऐसा प्रोसेस था जहां पे एंजाइम्स को सॉलिड सपोर्ट के सरफेस पे जोड़ा गया था और वहां पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे। देखो दो दो हिंट मिल गया इस क्वेश्चन में कि भाई यहाँ तो एक तो सरफेस पे एंजाइम जुड़ रहे हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है इसका क्या नाम होगा, एडसॉर्प्शन होगा इस टेक्निक का नाम, है ना, एडसॉर्प्शन होगा। और दूसरा हिंट दे दिया वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन में किस तरह का वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये वीक मॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके के होते हैं, या तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या तो ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस हो सकता है ना। तो ये दो तरह का बॉन्डिंग हो सकता है जो कि वीक बॉन्ड में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि प्राइमरी एडवांटेज, यहाँ पर चलो ये तो डिस्कस हो गया है। कौन सा इमोबिलाइजेशन मेथड है जहां पे एंजाइम्स को ट्रैप किया जाता है जेल के अंदर? अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो क्या होगा आंसर? ट्रैप कर दिया, हिंट कर दिया। तो ट्रैप करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे मेथड इमोबिलाइजेशन का? इंट्रैपमेंट, है ना, जहां पे एंजाइम्स को क्या करते हैं, एक जेल के अंदर ट्रैप कर देते हैं, जहां पे ज्यादातर जो जेल है उसके अंदर एक पोर होता है, एक होल होता है एक पर्टिकुलर साइज का, जो एंजाइम्स को तो रोकने देता है लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको वहां से हटने या रिलीज होने देता है। अब पूछ रहा है कौन सा इमोबिलाइजेशन मेथड है जहां पे एंजाइम्स या सेल एक कैप्सूल के अंदर या एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर रह जाते हैं। तो अभी पढ़ाया था, कैप्सूल या मेम्ब्रेन के अंदर जब एंजाइम ट्रैप होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनकैप्सुलेशन टेक्निक, है ना। कौन सा एप्लीकेशन क्या है भाई इमोबिलाइजेशन एंजाइम्स के? पहला है इससे बायो सेंसर बनते हैं, दूसरा इससे बायो कैटलिस्ट बनते हैं, तीसरा इससे बायो रिएक्टर बनते हैं और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हम इमोबिलाइजेशन करके इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह करते हैं, खासकर जो बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स हैं वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमें बायो रिएक्टर मशीन बना के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना हो, चाहे हमें बायो कैटलिस्ट बनाना हो या बायो सेंसर्स बनाने हो, तो ये सारे जगह पे हम इन इमोबिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा इमोबिलाइजेशन मेथड है जो कि एक कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन में और काम करता है और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है एंजाइम्स के? पहला है एडसॉर्प्शन, दूसरा ऑप्शन है कोवैलेंट बाइंडिंग, तीसरा है इंट्रैपमेंट और चौथा है इनकैप्सुलेशन। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसा मेथड, फिजिकल मेथड खासकर मैं बात करूंगी जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी जल्दी यहाँ पर खराब नहीं होती है, इनफैक्ट उसकी स्थिरता, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, वो होता है बच्चों इनकैप्सुलेशन। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आज के इस पूरे क्लास में आप लोग को अच्छे से इमोबिलाइजेशन क्या है और इसके मेथड्स क्या हैं ये आज के इस थर्ड लेक्चर में समझ आए होंगे। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ आई या नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।